हाँ जी, नमस्कार। लास्ट वीडियो में डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ चुके हैं। उसमें कंप्लीट थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल पार्ट दोनों कंप्लीट करवाए जा चुके हैं। अब पढ़ेंगे प्रावधान एवं संचय, प्रोविज़न एंड रिज़र्व, ये डेप्रिसिएशन का ही पार्ट है। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ब्रीफ में समझेंगे कि प्रावधान क्या होता है और संचय क्या होता है। प्रावधान कितने प्रकार के होते हैं, संचय कितने प्रकार के होते हैं और प्रावधान क्या होता है और संचय क्या होता है। देखो, प्रावधान वह चीज़ होती है, मान के चलो आपके व्यापार में 1 लाख रुपए के देनदार हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि व्यापार में प्रत्येक देनदार द्वारा कंप्लीट भुगतान कर दिया जाएगा। हो सकता है कई देनदार ऐसे होते हैं, वो या तो पूर्ण भुगतान नहीं करेंगे या आंशिक भुगतान करेंगे। तो उस संबंध में सही लाभ-हानि याद करने हेतु या हानि के बचाव हेतु, व्यापार की सही वित्तीय स्थिति को जानने हेतु इन देनदारों पर एक प्रावधान बनाया जाता है। इसी तरीके से संपत्ति पर भी प्रावधान बनाया जाता है। मरम्मत एवं नवीनीकरण के लिए भी प्रावधान बनाया जाता है। ठीक है? और इसी तरह से संचय वे होते हैं जो वर्तमान वर्ष या करंट वर्ष में जो व्यापार द्वारा लाभ कमाया जाता है, उन लाभों में से कंप्लीट लाभों का प्रयोग ना करके कुछ अंश या कुछ पार्ट के रूप में लाभों को संचित कर दिया जाता है। उनको वितरित नहीं किया जाता है या व्यापारी द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है। उनका उपयोग आगामी भविष्य में कर्मचारी कल्याण कोष के लिए कार्य किए जाते हैं, या व्यापार में नई मशीनरी खरीदना हो या व्यापार का विस्तार करना हो या कोई अन्य कार्य करने हो, उनके प्रयोग के लिए संचय बनाए जाते हैं। ठीक है? अब बात करेंगे प्रावधान के अर्थ के बारे में। कुछ खर्चे, हानियाँ वर्तमान लेखा वर्ष से संबंधित होते हैं, क्योंकि यह वे अभी तक नहीं किए गए हैं, इसलिए इनकी राशि अभी तक सुनिश्चित नहीं होती है। यानी प्रावधान वो होता है जो वर्तमान वर्ष से संबंधित होते हैं, इसमें खर्चे भी होती है, हानियाँ भी होती है, जिनका अभी तक वे नहीं किया गया है। सही शुद्ध लाभ निकालने के लिए ऐसी मदों के लिए प्रावधान करना आवश्यक होता है। ठीक है? अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मानो कि एक व्यापारी जो उधार बिक्री करता है, उसे कई बार चालू वर्ष के कुछ देनदार या तो कुछ भुगतान या आंशिक भुगतान नहीं करेंगे। अतः रूढ़िवादिता परंपरा अनुसार सही एवं उचित लाभ हानि की गणना करने हेतु संभावित हानि से बचाव करने हेतु संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान करना होता है। देखो, संदिग्ध ऋण उसे कहते हैं, व्यापार में मान के चलो डेटर्स 1 लाख के हैं, अब उनमें से 80,000 रुपए तो 80,000 रुपए वाले तो ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे पूर्ण रूप से पैसा प्राप्त हो जाएगा, लेकिन 20,000 रुपए है, वो ऐसे डेटर्स हैं, उनसे पैसा प्राप्त हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता है, वो संदिग्ध या डाउटफुल डेटर्स कहलाते हैं। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोविजंस, यानी प्रोविजंस कितने प्रकार से किया जाता है, कितने प्रकार के होते हैं। देखो, पहला तो होता है हाथ के लिए प्रावधान बनाया जाता है, वो डेप्रिसिएशन में पढ़ चुके हैं, यानी मशीनरी पर किस तरीके से हाथ लगाए जाने के लिए प्रावधान किया जाता था, कौन-कौन सी विधि से लगाया जाता था। नेक्स्ट है डूबत एवं संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान। अब डूबत ऋण वह ऋण होता है जो पूर्ण रूप से डूब जाता है, जो डेटर्स है वो अपना जो उनका दायित्व बनता है, वो पूर्ण रूप से व्यापार को भुगतान नहीं करते हैं, तो वो ऋण डूबत हो जाता है, इसलिए उनको डूबत ऋण कहते हैं। और संदिग्ध ऋण वे ऋण होते हैं जिनमें से आंशिक प्राप्त हो सकता है और आंशिक प्राप्त नहीं होता है। करों के लिए प्रावधान, यानी जो सरकारी नियमानुसार टैक्सों के लिए प्रावधान करना होता है। देनदारों पर छूट के लिए प्रावधान, यानी जो डेटर्स है वो व्यापार की संपत्ति होती है, व्यापारी चाहे तो देनदारों पर नकद जल्दी प्राप्त करने के लिए छूट का प्रावधान कर सकता है। ये व्यापार की संपत्ति है, व्यापारी चाहे जैसे कर सकता है, लेकिन इसमें एक चीज़ होती है कि जो लेनदार होते हैं, लेनदारों पर कभी भी प्रावधान नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि ये व्यापार के लिए दायित्व होता है। मरम्मत एवं नवीनीकरण के लिए प्रावधान, यानी कोई मशीनरी है, पुरानी है, अगर उसकी मरम्मत करानी है या उसका नवीनीकरण करना है, तो उसकी उसकी जो राशि लगेगी उसके लिए पहले से प्रावधान कर लिया जाता है। ठीक है? अब इसमें एक नोट है, यहाँ ध्यान रखें कि व्यय एवं हानि के लिए प्रावधान की राशि वर्तमान अवधि की आगम पर खर्च है। यानी इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जो एक्सपेंस हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसके लिए जो अगर प्रावधान करेंगे तो वर्तमान में जो रेवेन्यू प्राप्त होगा उसी से समायोजित करते हुए करना होगा। प्रावधान सृजन व्यय के मिलान को सुनिश्चित करता है, जिससे सही लाभ निकलता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड P&L अकाउंट के डेबिट पक्ष में लिखने से प्रावधान का सृजन निर्माण होता है। यानी जो P&L अकाउंट होता है, वो पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, यानी P&L अकाउंट किस प्रकार तैयार किया जाता है। तो P&L अकाउंट का जो डेबिट साइड होता है, उसमें प्रोविजन अकाउंट का सृजन किया जाता है, यानी प्रोविजन अकाउंट डेबिट साइड में आता है। प्रावधान की राशि को संबंधित संपत्ति या देनदारों की राशि में से घटाकर दर्शाया जाता है। मान के चलो कोई संपत्ति मशीनरी है 1 लाख की है, उसको 10% से प्रावधान कर दिया गया आज का, 10% घटाने के पश्चात में 10,000 माइनस कर देंगे तो 90,000 रुपए संपत्ति का मूल्य रह जाएगा। और इस तरीके से अगर देनदार 1 लाख के हैं, 10,000 रुपए प्रावधान किया गया है डूबत ऋण के लिए, तो 90,000 है, 90,000 को बैलेंस शीट में एसेट साइड में डेटर्स के रूप
में दिखाएंगे, राशि को घटाकर प्रावधान वाली। ठीक है, अब इसमें प्रावधानों के लिए अकाउंटिंग किस प्रकार से करेंगे, यानी प्रावधानों का लेखांकन। जब भी व्यावसायिक लेन-देन उधार पर किया जाता है, तब व्यापारिक पुस्तकों में देनदार खाता बनाया जाता है। साथियों ध्यान रखें कि व्यापार में अगर कोई भी लेन-देन, कोई भी माल क्रय या विक्रय अगर उधार पर किया जाता है, तो उस संबंध में क्रेडिटर्स और डेटर्स अकाउंट तैयार किए जाते हैं। अगर माल उधार पर विक्रय किया जाता है तो डेटर्स खाता तैयार किया जाएगा, और नगद में किया जाता है तो इस प्रकार से कोई खाते तैयार नहीं किए जाते, केस में उसका ट्रांजैक्शन होता है। तथा देनदारों के शेष को बैलेंस शीट के संपत्ति पक्ष की ओर दर्शाया जाता है। इसमें ध्यान रखना है कि जो अगर कोई व्यावसायिक लेन-देन उधार पर किया जा रहा है तो व्यापारिक पुस्तकों में डेटर्स अकाउंट ओपन करेंगे तथा देनदारों के शेष को बैलेंस शीट के संपत्ति पक्ष में दर्शाएंगे, क्योंकि देनदार व्यापार की संपत्ति होती है। अब इसमें देखेंगे कि देनदार कितने प्रकार के होते हैं, यानी देनदार 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट तो है सही देनदार यानी राइट डेटर, सेकंड है डूबत ऋण देनदार, बैड डेब्ट डेटर्स, और लास्ट है संदिग्ध ऋण देनदार, यानी जो ऋण प्राप्त हो भी सकता है, जो राशि प्राप्त हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, डाउटफुल डेटर्स बोलते हैं इनको। अब देखते हैं इनको विस्तार से। सही देनदार क्यों कौन से होते हैं, जिनसे वसूली निश्चित होती है, यानी जो सही देनदार है अगर उनसे पूरी राशि प्राप्त हो जाती है तो वे सही देनदार कहलाते हैं। डूबत ऋण देनदार, जिनसे वसूली की भविष्य में कोई संभावना नहीं रहती है, यानी वे देनदार जिनसे भविष्य में किसी प्रकार की वसूली की संभावना नहीं होगी, जो पैसा है वो पैसा बिल्कुल ही प्राप्त नहीं होगा। इसी तरीके से संदिग्ध ऋण देनदार वह देनदार होते हैं जो भुगतान तो करेंगे लेकिन उनसे पूरी राशि की वसूली की आशा नहीं की जा सकती। यानी संदिग्ध ऋण देनदार मान के चलो 1 लाख, टोटल देनदार 1 लाख के हैं और उनमें से वे 17,000 रुपये पेमेंट करते हैं, उनसे ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि ये देनदार 70,000 का ही पेमेंट करेंगे, 30,000 रुपये बैड डेब्ट हो जाएगा। इस तरीके से इनको संदिग्ध ऋण देनदार कहा जाता है। इनसे ये आशा रहती है कि पेमेंट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता पूरा। अब इसमें नोट है, अतः उपरोक्त जो थर्ड वाला संदिग्ध ऋण देनदार के बारे में बता रखा है कि संदिग्ध ऋण देनदारों की राशि के लिए सही लाभ हानि याद करने हेतु संदिग्ध देनदारों के लिए प्रावधान करना आवश्यक होता है। यानी अगर व्यापार में मान के चलो अपने डेटर्स 1 लाख के हैं, बैलेंस शीट में 1 लाख दर्शा रखे हैं और उनमें से डेटर्स में कुछ राशि प्राप्त नहीं होती है भविष्य में या तो करंट ईयर में, तो स्वाभाविक है कि लाभ हानि प्रभावित होंगे, सही उचित लाभ हानि की गणना नहीं की जा सकेगी। इसलिए जो संदिग्ध ऋण है, संदिग्ध देनदार है, उनमें से प्रावधान करना आवश्यक है तथा जो प्रावधान किया गया उस राशि को घटाना होगा, तभी सही लाभ हानि प्राप्त होंगे। इस प्रकार के ऋणों के लिए प्रावधान को डूबत एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, इस प्रकार के प्रावधान के सर्जन के लिए प्रावधान की राशि लाभ हानि खाते में डेबिट और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान खाते में क्रेडिट करेंगे। इसमें एंट्री हो जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जो प्रावधान खाता ओपन किया गया है उसमें जो राशि है, जिस राशि से प्रावधान बनाया गया है, तो लाभ हानि खाते में तो उसको डेबिट कर देंगे उस राशि से, और जो संदिग्ध ऋणों के लिए जो प्रावधान खाता है उसमें क्रेडिट कर देंगे सेम राशि से। एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट। ठीक है, 5,000 से उदाहरण के तौर पर। ठीक है, ये तो हो गया आपके प्रावधान। अब बात करेंगे संचय के रिजर्व क्या होता है। अभी पढ़ा था कि रिजर्व वे होते हैं जो करंट वर्ष के लाभों को या तो पूर्ण रूप से वितरित नहीं किया जाता है या व्यापारी द्वारा कुछ पार्ट व्यापार में आगामी उद्देश्यों के लिए रोक लिया जाता है, जिसमें भविष्य में व्यापार का विस्तार करना हो, विकास करना हो, कर्मचारी की क्षतिपूर्तियों के लिए कोई कल्याणकारी योजनाएं लानी हो, आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी हो, उनके लिए जो पैसा रखा जाता है उसे ही संचय कहा जाता है। यानी संचय लाभों में से बनाया जाता है। व्यापार में घोषित लाभ के निश्चित भाग को रोककर उसका भविष्य में विस्तार अथवा विकास एवं कर्मचारी की क्षतिपूर्ति जैसी भविष्य की आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति को ही संचय कहते हैं। संचय के माध्यम से व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को भी मजबूत किया जा सकता है। यानी जो रिजर्व होता है उसके माध्यम से व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को भी मजबूत किया जा सकता है। संचय लाभ पर व्यय भार नहीं होता है, यानी जो रिजर्व बनाया जाता है एक तरह से वे एक्सपेंसेज नहीं होते हैं, यानी व्यापार पर किसी प्रकार का भार नहीं होता है। इसका उपयोग भविष्य में किसी देयता के भुगतान या संभावित हानि की पूर्ति के लिए नहीं किया जा सकता है। देखो साथियों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। यानी जो रिजर्व होते हैं, मान के चलो आपका प्रॉफिट करंट वर्ष में 10 लाख का हुआ, उनमें से आपने 2 लाख रुपए रिजर्व के रूप में रख लिए। आगामी वर्ष नेक्स्ट ईयर में आपको सपोज करो हानि हो जाती है, प्रॉफिट नहीं होता है। लास्ट ईयर तो आपको 10 लाख का प्रॉफिट हो गया, लेकिन नेक्स्ट ईयर आपको किसी प्रकार का प्रॉफिट नहीं होता, हानि होती है। तो हानि की भरपाई करने के लिए आपके द्वारा जो 2 लाख रुपए संचय के रूप में प्रावधान खाते में
ट्रांसफर किए गए थे या प्रावधान खाता बनाया गया था, सॉरी रिजर्व अकाउंट बनाया गया था, उस रिजर्व का आप हानियों की पूर्ति करने के लिए प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यानी हानियों की पूर्ति लाभों में से की जाएगी, ना कि रिजर्व से। संचय के रूप में लाभ को रोक लेने से व्यवसाय के स्वामियों में वितरण के लिए राशि कम हो जाती है। इसे बैलेंस शीट के देयता पक्ष की ओर पूंजी के मध्य के पश्चात संचय एवं आदि के रिजर्व एंड सरप्लस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। देखो क्या होता है कि मान के चलो आपका लाभ 10 लाख का हो रहा है, उसमें से 2 लाख रुपए रिजर्व के रूप में आप रख लेते हैं, तो स्वाभाविक है जो 10 लाख का लाभ था अब 8 लाख का लाभ रह रहा है। यानी जो व्यापार में पक्षकार है, यानी जो शेयर होल्डर है या व्यापारी है, अब उनके मध्य जो लाभ का विभाजन होगा वो कम होगा, क्योंकि आप व्यापारी द्वारा 2 लाख रुपए का रिजर्व बढ़ा लिया गया है। तो इस संबंध में जो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड होती है, उसकी तरफ पूंजी की मद के पश्चात एक तरीके से जो राशि से रिजर्व बनाया गया है, उस राशि को रिजर्व एवं सरप्लस शीर्षक के अंतर्गत दिखाते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे संचय के प्रकार। ऊपर तो पढ़ लिया था प्रोविजंस के टाइप्स कितने होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार से संचय के 6 प्रकार होते हैं। अब इसमें संचय के 6 प्रकार हम देखेंगे वन बाय वन। पहला तो होता है जनरल संचय यानी सामान्य संचय। नेक्स्ट होता है कर्मचारी क्षतिपूरक कोष, निवेश परिवर्तन कोष। नेक्स्ट है पूंजी संचय यानी कैपिटल रिजर्व। पांचवा है लाभांश समानीकरण और लास्ट है ऋण पत्रों के शोधन के लिए संचय। ठीक है, अब इनको वन बाय वन देखते हैं। पहले तो बात करेंगे संचय एवं प्रावधान में बेसिक अंतर डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, प्रावधान के बारे में देखेंगे और संचय के बारे में देखेंगे। यानी इसकी प्रकृति होती है लाभ पर प्रभार होता है एक तरह से। प्रावधान लाभों में से किया जाता है ना कि पूंजी में से, और संचय है लाभ का समायोजन होता है। उद्देश्य है इसका सृजन चालू लेखा वर्ष की पहले से दी गई देनदारी अथवा खर्च के लिए किया जाता है, लेकिन जिसकी राशि निश्चित नहीं होती है। अब संचय की बात करें तो इसको व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए बनाया जाता है। कर योग्य लाभ पर प्रभाव इससे कर योग्य लाभ कम हो जाता है। ठीक है, अगर आप रिजर्व बनाएंगे तो स्वाभाविक है कि आपके डेटर्स ज्यादा है, मशीनरी का मूल्य ज्यादा है, जो भी है, जो भी ऊपर प्रावधानों के बारे में पढ़ा था, उनसे उनका मूल्य कम हो जाता है प्रावधान बनाने के बाद। तो स्वाभाविक है कि लाभ टैक्स में बेनिफिट मिलता है, यानी कर योग्य जो लाभ होते हैं कम हो जाता है। इसका कर योग्य लाभ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है संचय का। तुरंत पत्र में प्रस्तुतिकरण करेंगे तो इस प्रावधानों को परिसंपत्ति की ओर उस मद में से घटाकर दिखाया जाएगा जिसके लिए इसका सृजन किया गया है। चालू देनदारी के साथ देयता पक्ष की ओर दिखाया जाता है। ठीक है, यानी प्रावधानों में जिस संपत्ति का प्रावधान किया गया है या डेटर्स का किया गया है या अन्य संपत्ति का किया गया है, तो उनमें से जितना प्रावधान किया गया है उसको माइनस कर देंगे। माइनस करने के पश्चात में बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखाएंगे घटाकर, और रिजर्व को इसे देयता पक्ष की ओर पूंजी के पश्चात दिखाया जाता है। यानी जो रिजर्व होता है एक तरीके से व्यापार का दायित्व होता है, क्योंकि उसे आगामी भविष्य में या तो साझेदार या तो जो भी शेयर होल्डर है, कंपनी के मालिक, उनको बांटना पड़ेगा या व्यापारी को बांटना होगा। अनिवार्यता प्रावधान की व्यवस्था सतर्कता एवं रूढ़िवादिता की संकल्पना के अनुरूप सही एवं उचित लाभ एवं हानि याद करने के लिए आवश्यक है। लाभ न होने पर भी इसकी व्यवस्था की जाती है। माना कहने का तात्पर्य है कि रूढ़िवादिता की परंपरा के अकॉर्डिंग प्रावधान करना अनिवार्य है। अगर आपके व्यापार में लाभ नहीं होते हैं तो भी आपको संपत्ति पर ह्रास के लिए प्रावधान करना होगा, देनदारों के लिए प्रावधान करना होगा, डूबत ऋणों के लिए प्रावधान करना होगा, संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान करना होगा, नहीं तो नियमों का पालन नहीं होगा और रूढ़िवादिता की परंपरा का उल्लंघन होगा। अब बात करें संचय के बारे में। संचय का प्रावधान प्रबंध की इच्छा पर निर्भर करता है। लाभ न होने पर संचय करना संभव नहीं है। वैसे कुछ मामलों में कानून ने विशिष्ट संचय जैसे ऋण पत्र शोधन संचय अनिवार्य कर दिया है। देखो, संचय का प्रावधान करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन ये प्रबंध जो मैनेजर होते हैं उनकी इच्छा पर डिपेंड करता है। अगर संचय बनाएंगे तो व्यापार के लिए अच्छा होता है, भविष्य में आकस्मिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए संचय की राशि का यूज किया जा सकता है। लेकिन इसमें जो ऋण पत्र होते हैं, डिवेंचर होते हैं, वो नेक्स्ट में पढ़ेंगे। डिवेंचर क्या होते हैं? जो डिवेंचरों का शोधन किया जाता है, यानी डिवेंचरों का पैसा वापस ऋण पत्र धारियों को लौटाते हैं, तो उस संबंध में संचय का प्रावधान करना होता है। लाभांश के भुगतान के लिए उपयोग, इसका उपयोग लाभांश के भुगतान के लिए नहीं किया जाता है। यानी जो प्रावधान की राशि है, मानो मशीनरी पर ह्रास के लिए प्रावधान बना लिया, देनदारों पर बना लिया, डूबत ऋण पर बना लिया, संदिग्ध ऋणों पर बना लिया, मरम्मत एवं नवीनीकरण पर जो भी प्रावधान बनाए गए हैं, उस राशि का उपयोग अगर व्यापार में लाभ कम होते हैं तो उस राशि का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी उस राशि का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जबकि संचय का उपयोग लाभांश वितरण के लिए कर सकते हैं अगर व्यापार में लाभ कम हो तो। अब इनको वन बाय वन देखते हैं कि जनरल रिजर्व क्या होता है। जब संचय निर्माण का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता है तो इसे सामान्य संचय कहते हैं। इसे स्वतंत्र संचय भी कहते हैं, यानी कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होने पर जो भी संचय बनाया जाता है उसे जनरल रिजर्व कहते हैं।
इसे स्वतंत्र संचय भी कहा जाता है। सामान्य संचय व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को मजबूत करते हैं। नेक्स्ट है विशिष्ट संचय। विशिष्ट संचय वे संचय होते हैं जिनका निर्माण एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है एवं इसका उपयोग इन्हीं उद्देश्यों के लिए ही किया जा सकता है। विशिष्ट संचय के कुछ उदाहरण निम्नलिखित है। देखो विशिष्ट संचय वो होता है जैसे मान के चलो आपको कोई भविष्य में नई मशीनरी खरीदनी है, ठीक है। अब उसके लिए आपने रिजर्व बनाने स्टार्ट कर दिए, 3-4 साल से आप रिजर्व बना रहे हो, संचय बना रहे हैं। तो जिस पर्पज के लिए आपने जो रिजर्व बनाया है जिस राशि का, उस राशि का प्रयोग आप उसी संपत्ति को खरीदने के लिए कर सकते हो, अन्यथा अन्य चीजों में नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये होता है विशिष्ट संचय। तो इसका उदाहरण है लाभांश समानीकरण। इस संचय का निर्माण लाभांश की दर को स्थिर रखने या समान रखने के लिए किया जाता है। लाभांश के अधिक होने पर इसमें राशि ट्रांसफर करते हैं एवं कम होने पर इसका उपयोग किया जाता है। देखो क्या होता है, लाभांश समानीकरण के लिए अगर संचय बना रहे हैं विशिष्ट संचय के रूप में, तो अगर व्यापार में लाभांश अधिक हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज्यादा लाभ हो रहा है तो जो संचय की राशि है व्यापारी द्वारा जो निर्धारित कर दी जाती है प्रत्येक वर्ष कितनी ट्रांसफर करनी है, वो एक्स्ट्रा वो ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन अगर भविष्य में कभी लाभ कम होते हैं या हानि होती है तो हानियों की पूर्ति करने के लिए इन संचय का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष। इसका निर्माण दुर्घटना एक्सेट्रा के कारण कर्मचारियों के दावों के लिए किया जाता है। यानी कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष के अंतर्गत जो संचय बनाया गया है, इसका उपयोग अगर किसी कर्मचारी की दुर्घटना में मृत्यु हो जाए या अपंग हो जाए या अन्य कारण हो जाए या कर्मचारी कल्याण के लिए कोई कार्य करने हो, उसके लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है विनियोग परिवर्तनशील कोष। यानी इसका निर्माण बाजार में उतार चढ़ाव के कारण विनियोग की कीमत में कमी को पूरी करने के लिए किया जाता है। मान के चलो व्यापारी द्वारा अपना धन सिक्योरिटीज में लगा रखा है। अब जो शेयर मार्केट होता है वो फिक्स नहीं होता है, दिन प्रतिदिन उसमें कमी बढ़ोतरी होती रहती है। तो स्वाभाविक है कि जो प्रतिभूतियों में अगर नुकसान हो जाता है तो उनकी भरपाई करने के लिए इस संचय का यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है ऋण शोधन संचय। यानी ऋण पत्रों का शोधन, यानी ऋण पत्रों की राशि को एक निश्चित समय यानी लगभग 20 वर्ष के पश्चात में वापस ऋण पत्र धारियों को लौटाया जाता है। तो उस संबंध में इस संचय का यूज किया जा सकता है। इसका प्रयोग ऋण पत्रों के शोधन के लिए कोष को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। संचय को लाभ की प्रकृति के अनुसार आयगत एवं पूंजीगत संचय में डिवाइडेड करते हैं। देखिए जो रिजर्व होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो होता है आयगत संचय और पूंजीगत संचय। देखिए आयगत संचय क्या होता है, पूंजीगत संचय क्या होता है। आयगत संचय का मतलब है कि इनका संबंध एक वर्ष में जितने भी व्यापारिक की क्रियाकलापों से यानी ऑपरेटिंग से जो आय प्राप्त होती है वो आय प्राप्त होती है, उनसे रिजर्व बनाए जाते हैं, वो आयगत संचय होते हैं। और जिनका एक वर्ष से अधिक संबंध होता है वो पूंजीगत संचय कहलाते हैं। ठीक है, बात करें आयगत संचय की। आयगत संचय उन आयगत लाभों में सर्जित किया जाता है जो व्यवसाय की सामान्य संचालन की क्रियाओं से प्राप्त होते हैं या जो लाभांश वितरण के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होते हैं। आयगत संचय के उदाहरण निम्न है। अब आयगत संचय का उदाहरण है सामान्य संचय होता है, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष होता है, निवेश परिवर्तन कोष होता है, लाभांश समानीकरण कोष होता है, ऋण पत्र शोधन संचय का निर्माण आदि होते हैं। यानी अभी पढ़े थे ऊपर विशिष्ट संचय के रूप में और जो सामान्य संचय था, संचय के प्रकारों में जो जितने भी संचय हैं वे आयगत संचय होते हैं। और पूंजीगत संचय वे होते हैं पूंजीगत लाभों में से इनका कार्य किया जाता है। यह लाभ व्यापार की सामान्य क्रियाओं से प्राप्त नहीं होते हैं। यानी जो पूंजीगत संचय हैं वे सामान्यतः व्यापार की सामान्य क्रियाओं द्वारा ऑपरेटिंग से जो लाभ प्राप्त होता है उनसे संचय बनाया जाता है, वो तो आयगत संचय होता है। लेकिन असामान्य क्रियाओं से जो संचय बनाए जाते हैं वे पूंजीगत संचय कहलाते हैं। जैसे कोई नई मशीनरी बेची है, कोई पुरानी मशीनरी बेची है, उसको बेचने से किसी प्रकार का लाभ हुआ हो तो उसे अगर रिजर्व बनाएंगे तो पूंजीगत संचय कहलाएगा। अब इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। यदि व्यवसाय की यूनिट्स कंपनी है तो इस संचय का उपयोग पूंजीगत हानियों को समाप्त करने अथवा बोनस अंशों के निर्गमन के लिए किया जा सकता है। यानी कोई कंपनी है, अगर मान के चलो बड़ा व्यापार है, तो इन पूंजीगत संचय का उपयोग पूंजीगत हानियों को समाप्त करने तथा बोनस अंशों के निर्गमन के लिए किया जाता है इसका उपयोग। अब पूंजीगत संचय को एग्जाम्पल देखते हैं। अंश अथवा ऋण पत्रों के जारी करने पर जो प्रीमियम है वो, स्थायी संपत्ति के विक्रय पर जो लाभ होता है वो, ऋण पत्रों के शोधन पर लाभ होता है वो पूंजीगत संचय होते हैं। स्थायी संपत्ति एवं देयताओं के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ समामेलन से पूर्व के लाभ, यानी जो स्थायी संपत्ति है और जो लायबिलिटीज है उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। अगर पुनर्मूल्यांकन पर लाभ होता है तो एक तरीके से पूंजीगत संचय होता है। जब्त किए गए अंशों के पुनर्निगमन पर लाभ, यानी जो फॉरफिटेड शेयर है उनको रीइश्यू करेंगे तो अगर जो फॉरफिट किए गए शेयर उन पर जो राशि प्राप्त हुई है
जो राशि पूंजीगत संचय के रूप में बनाई जाती है। अब नेक्स्ट है आयगत एवं पूंजीगत संचय में मेजर डिफरेंस देखते हैं। आयगत संचय और पूंजीगत संचय, इसका सृजन आयगत लाभ में से किया जाता है जो कि व्यवसाय की सामान्य परिचालन क्रियाओं से होता है, अन्यथा जो लाभांश वितरण के लिए उपलब्ध रहता है। और पूंजीगत संचय में इसका निर्माण मूलतः पूंजीगत लाभ में से होता है जो व्यवसाय के सामान्य परिचालन का परिणाम नहीं होता है और ना ही उनका लाभांश वितरण के लिए उपयोग किया जा सकता है, यद्यपि आयगत लाभों को भी इसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। इन पूंजीगत संचय का प्रयोग लाभों को वितरण करने के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, इनका संबंध पूंजीगत संचय का संबंध व्यापारिक क्रियाओं से नहीं होता है, जबकि आयगत संचय का संबंध व्यापारिक क्रियाओं से होता है। इसका क्या में उद्देश्य होता है, इसका सृजन वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने, अप्रत्याशित संभावनाओं का भुगतान करने या विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है। यानी आयगत संचय का तो अप्रत्याशित संभावनाओं का भुगतान करने या विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है, जबकि पूंजीगत संचय इसका सृजन कानूनी औपचारिकताओं अथवा लेखांकन नीतियों को निभाने के लिए करते हैं। इसका उपयोग देखते हैं। विशिष्ट आयगत संचय के उद्देश्यों के लिए ही उपयोग किया जा सकता है, जबकि सामान्य संचय का लाभांश वितरण सहित किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा सकता है। पूंजीगत संचय में देखें, इसे प्रचलित कानून में निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपयोग किया जा सकता है, जैसे पूंजीगत कृतियों को लेखा पुस्तकों में से समाप्त करना या बोनस अंश जारी करना। आप समझ चुके हैं पूंजीगत संचय और आयगत संचय क्या होता है। आयगत संचय सीधा बात है, तो 1 वर्ष से कम की अवधि में व्यापार 1 वर्ष या 1 वर्ष तक व्यापार द्वारा व्यापार किया जाता है, उस अवधि में जो ऑपरेटिंग क्रियाएं की जाती है, व्यापारिक क्रियाएं की जाती है, उनसे आयगत संचय बनाया जाता है। और जो पूंजीगत संचय है वो पूंजीगत संचय एक तरह पूंजीगत लाभों में से होता है और इनका संबंध व्यापारिक सामान्य परिचालन से नहीं होता है। अब बात करें संचय के महत्व का, यानी संचय का इम्पोर्टेंस क्या क्या है। यानी भविष्य में होने वाली किसी भी आकस्मिक आवश्यकता के लिए होता है, यानी भविष्य में व्यापार में किसी प्रकार की अचानक कोई आवश्यकता पड़ जाए तो उसकी पूर्ति के लिए होता है। जब मान के चलो कोई मशीनरी खराब हो जाए, व्यापार में आग लग जाए या अन्य कारण हो जाए, उनकी पूर्ति के लिए तुरंत संचय की राशि का उपयोग करके समाधान किया जा सकता है। कर्मचारी कल्याण के लिए किया जा सकता है, किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आ जाए, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए संचय का उपयोग किया जा सकता है। व्यवसाय की साधारण वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए भी किया जाता है, जैसे ऋण पत्रों, दीर्घकालीन देयताओं के शोधन के लिए भी इनका प्रयोग होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है गुप्त संचय। देखिए गुप्त संचय क्या होता है, ऊपर बात पढ़ चुके हैं। संचय में कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। आयगत संचय क्या होता है, पूंजीगत संचय क्या होता है, पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे गुप्त संचय। गुप्त संचय वह संचय होता है जिसे बैलेंस शीट या तुलन पत्र या चिट्ठे में नहीं दिखाया जाता है। यह दिखाए जाने वाले लाभ एवं कर देयता को कम कर दिखाने में सहायक होता है। यानी जो गुप्त संचय है व्यापार द्वारा अपने लाभों में से बनाया जाता है, लेकिन उनको बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाता है। एक तरीके से उनको गोपनीय रखा जाता है। कमी के समय में अधिक लाभ दिखाने के लिए गुप्त संचय को लाभ में मिला दिया जाता है। मान के चलो व्यापार में 20 लाख का लाभ हो रहा है, लेकिन व्यापारी द्वारा गुप्त संचय बना लिया जाता है 5 लाख का। अब उसको बैलेंस शीट में शो नहीं करते हैं संचय को। ठीक है, अब आगामी वर्षों में कभी अचानक व्यापार में कम लाभ होता है और व्यापार में प्रतिद्वंदी कंपनियां या व्यापारी बहुत होते हैं, तो जिस कंपनी का अच्छा टर्नओवर होगा, ज्यादा प्रॉफिट देगा, तो सभी जो भी है इन्वेस्टर उसमें पैसा लगाएंगे। तो अगर भविष्य में कभी लाभ कम होता है, ठीक है, हानि ज़्यादा हो जाती है या मात्रा लाभों की कम रहती है पिछले वर्ष की तुलना में, तो व्यापार में प्रतिद्वंदियों को टक्कर देने के लिए जो गुप्त संचय पहले बनाए गए हैं, उनको शामिल कर लिया जाता है लाभों में अधिक दिखाने के लिए। नेक्स्ट है प्रबंधक उचित से अधिक हाथ लगाकर गुप्त संचय का सृजन करते हैं। इसे गुप्त संचय इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाहर के अंशधारकों को इसका ज्ञान नहीं होता है। देखो क्या होता है कि जो प्रबंधक है, मान के चलो मशीनरी पर नियमानुसार 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाना है। मशीनरी का मूल्य 10 लाख है, 10% लगाएंगे तो 1 लाख रुपया हो गया पर सालाना। लेकिन वे अब ये मूल्यह्रास लगाते हैं, वो मूल्यह्रास खाते में राशि को ट्रांसफर कर देते हैं और उस राशि का जब मशीनरी नहीं खरीदेंगे तो उस राशि का तुरंत उपयोग करके नई मशीनरी खरीदी जाती है। व्यापार में जो पूंजी है, व्यापारी द्वारा अन्य स्रोतों से उधार लेने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि उसका पहले से ही प्रावधान कर लिया गया है। ठीक है, अब इस संबंध में जो गुप्त संचय है उसका बाहरी अंशधारक है उनको किसी प्रकार का पता नहीं होता है, ना क्योंकि बैलेंस शीट में इसको शो नहीं किया जाता है, इस कारण से बाहरी अंशधारकों को पता नहीं होता है। गुप्त संचय का सृजन निम्न ढंग से भी किया जा सकता है, यानी ये तो ऊपर तो पढ़ चुके हैं कि अधिक हाथ लगाकर जो निर्धारित दर से भी अधिक हाथ लगाकर गुप्त संचय बनाया जा सकता है। ठीक है, और इसके अलावा और होता है गुप्त संचय किस प्रकार से बनाया जाता है। एक तो रहती है यानी स्टॉक का अवमूल्यन करके, आपके मान के चलो आपका स्टॉक है
20 लाख का। आपने उसका अवमूल्यन कर दिया, यानी कम दिखा दिया, बैलेंस शीट में 15 लाख दिखाया, तो 5 लाख रुपए एक तरीके से आपका संचय है। आपका जो माल है वो 20 लाख का है, लेकिन आपने बैलेंस शीट में 15 लाख दर्शाया है, तो 5 लाख रुपए एक तरीके से आपने गुप्त रूप से संचय बना रखा है। पूंजीगत व्यय का लाभ हानि खाते में लिखना, यानी जो पूंजीगत व्यय होते हैं उनका लाभ हानि खाते में लिखना। पूंजीगत व्यय लाभ हानि खाते में नहीं आते हैं। एवं संदिग्ध ऋणों के लिए आवश्यकता से अधिक प्रावधान करना है। जो संदिग्ध ऋण है, संदिग्ध ऋण 20,000 के हैं, लेकिन प्रावधान 50,000 का कर दिया, तो 30,000 रुपये एक्स्ट्रा किया है। तो भविष्य में जब भी गुप्त संचय का निपटारा करेंगे, गुप्त संचय को देखेंगे, तो 30,000 रुपये ज्यादा प्रावधान होगा। संभावित देयता को वास्तविक देयता दिखाना है, यानी मान के चलो आपका जो लाइबिलिटी है, आपके क्रेडिटर्स है 50,000 के हैं, ठीक है, आपने 1 लाख रुपए दिखा दिया बैलेंस शीट में, तो आपका स्वाभाविक है 50,000 रुपये आपको जो आपने ज्यादा दिखा रखा है, तो व्यापार के लिए एक तरीके से वो फायदा ही होगा। आपने बैलेंस शीट में 1 लाख दर्शाया, लेकिन जो भी लाभ हानि की गणना की गई वो कमाई है, लेकिन भविष्य में जब भी वास्तविक करेंगे तो आपको गुप्त संचय के रूप में राशि मिलेगी। अब इसमें निष्कर्ष देखते हैं। उचित सीमा तक गुप्त संचय के निर्माण को युक्ति संगत एवं सतर्कता तथा अन्य फर्मों से प्रतियोगिता को रोकने के लिए उचित ठहराया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो गुप्त संचय बनाया जाता है उनको सिर्फ उचित सीमा के अकॉर्डिंग ही बनाना चाहिए। अगर आप ज्यादा संचय बना लेंगे गुप्त रूप से, तो सही लाभ हानि की गणना नहीं हो पाएगी, या व्यापार में पर्याप्त रूप से लाभ नहीं हो पाएगा। पर्याप्त रूप से लाभ नहीं हो पाएगा तो शेयर होल्डर है वे संतुष्ट नहीं होंगे, व्यापारी अन्य व्यापार का विस्तार नहीं कर पाएगा, और कानूनी रूप से ये गलत भी होता है। ज्यादा संचय बनाना एक तरीके से धोखाधड़ी के रूप में माना जाता है, तो जिससे फर्मों से प्रतियोगिता को रोकने के लिए उचित ठहराया जा सकता है। ठीक है साथियों, तो आपका ये प्रोविजन और संचय वाला चैप्टर है, प्रावधान एवं संचय कंप्लीट हो चुका है। तो आपका इस वीडियो के माध्यम से मूल्यह्रास, प्रावधान एवं संचय तीनों यूनिट्स है, तीनों टॉपिक है, वो कंप्लीट हो चुके हैं। किसी साथी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।